बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पंजाब की खुद को सियासी वारिस कहने वाली अहम तरीन जमात के अहम तरीन रहनुमा को जूता पड़ा है। जी नाज़रीन, इंतखाबी मुहिम का ये पहला वाक़या और ये पहला नतीजा जो हतमी तौर पर मौसूल हुआ है, उसके मुताबिक जूता पड़ा है। और जूता किसको पड़ा है, कैसे पड़ा है, किसने मारा, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि शरीफ खानदान के अंदर इक़्तिदार में आने की, यानी PMLN के इक़्तिदार में आने की सूरत में अख्तियारात की तकसीम किस तरह होगी, ये फार्मूला भी तय पाया है। इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां शहबाज नवाज शरीफ के साथ मनाजरे की, शहबाज शरीफ की तरफ से दी जाने वाली जो अपना दावत है वो कबूल कर ली है, बल्कि दूसरी तरफ देखें तो सिंध में जो पीपल्स पार्टी के वोटर्स नहीं हैं, या फिर जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के या वडेरों के या जागीरदारों के जो वोटर्स हैं या उनके हलके में रहते हैं, उनको किस तरह धमकियां दी जा रही हैं, किस तरह उनको डराया और धमकाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे जो साइफर केस के हवाले से इमरान खान अंग्रेजी ही भूल बैठे हैं, ये मामला क्या है। और फिर PMLN ने जो अपना मंशूर पेश किया है, उसकी चंद वो नुकात जो काबिल गौर हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे बैरिस्टर गौहर के हवाले से कि आखिर उनको क्या पड़ी कि रात को 1:30 बजे उन्हें अपना वीडियो मैसेज जारी करना पड़ा। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आपसे इल्तिमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अब तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। आपसे इल्तिमास है कि मेरे व्लॉग्स पर अच्छे लगे, बुरे लगे या जैसे भी लगे, मेहरबानी करके आप कमेंट जरूर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपकी जो है तजावीज़ क्या हैं और उन पर मैं अमल करते हुए अपने व्लॉग्स को या अपने जो मेरा अपना एक्सेंट है उसको मैं मजीद बेहतर बना सकूं। नाज़रीन, मेरे ख्याल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शरीफ खानदान के अंदर अख्तियारात की तकसीम के मामले को। तो नाज़रीन, शरीफ खानदान में अख्तियारात की तकसीम का मामला तय पा चुका है। जी नाज़रीन, अगर PMLN इक़्तिदार में आती है, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि PMLN हो या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, कोई भी जमात अक्सरियत में नहीं आ रही। ये एक तयशुदा पॉलिसी है एस्टेब्लिशमेंट की, उसके तहत कोई भी सियासी जमात अक्सरियत में नहीं आ रही। एक ऐसी पार्लियामेंट बनने जा रही है जो पाकिस्तान की तारीख की हंग तरीन पार्लियामेंट होगी, यानी वो पार्लियामेंट के जिसमें हर कोई ये चाहेगा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत वो बना ले, और वो कहेगा कि हम अपोजिशन में बैठते हैं, हुकूमत वो बना ले। तो इस तरह का फार्मूला कुछ तय पाया है। और फिर अगर PMLN तकरीबन कमोबेश 40-50 सीटें, 60 सीटें, 70 सीटें निकाल भी लेती है, और फिर जो अपना आजाद जो घूम रहे हैं, आजाद पंछी, या फिर यूं कहें या फिर मेरे ख्याल में घोड़े कहें या लोटे कहें या जो भी कहें, बहरहाल जो भी हैं यही हैं, इसी नस्ल के हैं, तो उनका जो मामला है सारा डिपेंड करेगा उन पर। यानी अब जो हुकूमत बनेगी, यूं समझ लें कि इंडिपेंडेंट्स की बनेगी। इंडिपेंडेंट्स जिसकी चाहेंगे हुकूमत बनवाएंगे, जिसकी चाहेंगे हुकूमत गिरवा देंगे। और इंडिपेंडेंट्स की जो डोरें होंगी वो कहाँ होंगी, वो डोरें कहाँ से हिलेंगी, मेरे ख्याल में इस चीज का सबको पता है, इस पर बात करना फजूल है। हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अपना शरीफ खानदान के अंदर इक़्तिदार में आने की सूरत में कौन किस पोजीशन पे होगा, ये मामला तय पा चुका है। जी नाज़रीन, नवाज शरीफ वजीर आज़म होंगे, शहबाज शरीफ वजीर खारजा होंगे, हमजा शहबाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे, यानी अलीम खान के मातहत होंगे। इसका मतलब ये है कि PMLN को कहा गया था कि पंजाब चाहिए या वफाक चाहिए, और अगर आपको वफाक चाहिए तो फिर पंजाब अलीम खान यानी अपना क्या पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के पास होगा, और उसमें आपको थोड़ा बहुत शेयर जरूर मिलेगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर आपको हुकूमत नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमजा शहबाज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे IPP के जो पंजाब में गवर्नमेंट बनेगी उसके। तहम मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। जी नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। एक तो फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला ये है कि 2.5 साल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिए जाए इक़्तिदार के, और 2.5 साल PMLN को दिए जाएं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को अंदेशा है कि नवाज शरीफ के साथ हमारी नहीं निभ सकेगी, और जो भी नवाज शरीफ करेंगे तो उसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक तसादुम पैदा होगा, और फिर
जो एक रेपुटेशन बनी है वो खराब हो सकती है। अब नाजरीन हम आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के पास। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज किया था या दावत दी थी, और नेशनल लेवल पे। तो बहरहाल उसकी जो है वो दावत पर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, और शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ठीक है, हमें मनाजरा कबूल है, लेकिन ये मनाजरा सिंध में होगा। तो सिंध में जो मनाजरा होगा उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि मैं मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। मियां नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मनाजरा कर लें, जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है और यहाँ इलाज बिल्कुल मुफ्त है। और मियां साहब ने 3 बार वजीर आजम बनने के बावजूद भी गंबट का दौरा नहीं किया, या वो थरपारकर आ जाएं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा, और चोलिस्तान से थर का मुआवजना भी हो जाएगा। थर में कोयले के मंसूबा जिसके आप और आपके भाई मुखालफत करते थे, कराची नहीं बल्कि फैसलाबाद को भी सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। मियां साहब कराची के NICVD के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहां गुज़िश्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज्यादा अफराद का इलाज हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियत मौजूद नहीं है। राह फरार अख्तियार न करें, बराह करम बताएं कि किस शहर और किस तारीख को आपके भाई ने मुबाहिसा करना है। ये जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है। अब आ जाएं कि जहां पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PMLN को ललकार रही है, तो वहां पर एक बड़ी भयानक किस्म की मामला सामने आया है। ये नाज़रीन मामला सामने आया है सांगड़ में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बेनोई फजलुल्लाह पेचू। ये नाज़रीन साबिक जो है ब्यूरोक्रेट है, और ये सेक्रेटरी भी रहे हैं फजलुल्लाह पेचू साहब। और सांगड़ के इलाके प्रथम आबाद में वोटर्स को खिताब करते हुए कहा कि वोटर्स 12 बजे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने निकलें। अगर 12 बजे तक वोटर नहीं निकले तो जाम साहब माइनर बंद कर देंगे। जाम साहब माइनर बंद होगा तो वोट न देने वालों का पानी भी बंद होगा। जी नाजरीन, ये यहाँ पर यजीदियत की तारीख मेरे ख्याल में दोहराई जा रही है, और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी को इस चीज को भी देखना चाहिए कि सिंध में किस तरह की बदतमीजी या बदमजगी पैदा की जा रही है। अब नाजरीन हम आते हैं जो है वो, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान का गुज़िश्ता रोज सैफर केस में समाअत थी, उस पर जज जो है वो अब अपना जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से मुकालमा हुआ, और इमरान खान ने कहा कि आपने फैसला सुनाना है तो ऐसे ही सुना दें, हमें इतना हक नहीं कि अपने वकला के जरिए केस लड़ सकें। केस की कार्रवाई उर्दू में होनी चाहिए। सरकार की तरफ से तैनात किए गए वकील सफाई जो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आती। इमरान खान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज से मुकालमा। नाज़रीन मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए इमरान खान को अंग्रेजी भूल गई है। नाज़रीन एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, अब वो कह रहे हैं कि मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हो गया हूँ और मैं छुट्टी पर नहीं जाना चाहता, छुट्टी की दरख्वास्त वापस लेता हूँ। और गुज़िश्ता रोज जज मोहम्मद बशीर के हफ्ते की छुट्टी भी खत्म हो गई। आज ही इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करके मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए और पीर को फिर समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से तबीयत की नासाजी की बुनियाद पर छुट्टी की दरख्वास्त वापस लिए जाने के बाद वो गुज़िश्ता रोज 11 बजे तोशाखाना नेब केस की समाअत के लिए अडयाला जेल पहुंचे, जहां 5:30 तक अदालत लगाने के लिए अदालत खाली होने का इंतजार किया। फिर अदालत खाली हुई तो 5:30 से 7:30 तक अदालत भी उन्होंने लगाई। तो नाज़रीन ये सिचुएशन है वहां की। और इस वक्त जो है वो सैफर केस, जिस तरह हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि मामला बहुत खराब होने जा रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ से आज जिस तरह अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को घरों से निकलने के लिए कहा गया है, जिस तरह निकलने की कॉल दी गई है, जिस तरह उम्मीदवारों को निकलने की, खुद को निकलने की और अपने रहनुमाओं को निकालने की कॉल की गई है, इस हवाले से PTI के कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का एक वीडियो बयान जारी हुआ है, और ये उन्होंने बयान जारी किया है 1:28 पर, और उन्होंने अपने उम्मीदवारों को क्या पैगाम दिया, जरा मुलाजा फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवारान जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मुखातिब हूँ, और मैं उनके वोटर और सपोर्टर से भी मुखातिब हूँ।
کہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق آپ کل اتوار کے دن ریلیاں نکالیں پرامن طریقے سے، شہر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا تعین کر لیں، اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی رکھ لیں اور اپنے نشانات عوام تک پہنچائیں تاکہ عوام آپ کے نشانات کو پہچانیں۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں پی ایم ایل این کے جو منشور پیش کیا گیا ہے، الیکشن مینیفیسٹو پیش کیا گیا ہے، اس مینیفیسٹو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیزیبل نہیں لگتی۔ جس طرح 1 کروڑ ملازمتوں کی بات میں پہلے کر چکا ہوں، اب انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے گی، یعنی بجلی کے بل جو 200 یونٹ تک جو صارفین ہوں گے ان کو سستی بجلی فراہم کی جائے گی، جبکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ مفت بجلی فراہم کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب مزید کہا گیا کہ 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی۔ کیا ہے یار، 6 ماہ میں 10% کمی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائس کو مینیج کرنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس کو نیچے لے آنا حکومت کا کام ہے، حکومت کے اختیار میں؟ اگر حکومت کے اختیار میں ہے تو پھر پاکستانیوں کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ اب میں مزید کہہ رہے ہیں کہ جی 4 سال میں مہنگائی کو ہم 5 سے 4% تک لے آئیں گے۔ 40% اس وقت مہنگائی ہے اور اس مہنگائی کو یہ اتنا نیچے لے کر آئیں گے، یہ حیرت کی بات ہے۔ اب ناظرین، پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیب کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہی کوشش قمر جاوید باجوہ کے دور میں بھی ہوئی، لیکن نیب کو ختم نہیں کرنے دیا گیا۔ اور اس وقت اگر اپنا پی ایم ایل این منتخب ہو کے نیب کو ختم کرنے کی بات کرے گی یا کوشش کرے گی تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ یا تصادم کی صورتحال ضرور پیدا ہوگی۔ لیکن ہم ذاتی طور پر اس چیز کے خواہاں ہیں کہ نیب جیسے ادارے کو بند کر دینا چاہیے، جبکہ اس کے صوبوں میں اینٹی کرپشن کے متبادل ادارے اور ایف آئی اے جیسے ادارے موجود ہیں، تو اس کے بیچ میں نیب کا ہونا مطلب اچھا نہیں لگتا، یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے۔ اب مزید انہوں نے کہا کہ جب 1 کروڑ ملازمتوں والی تو بات ہو گئی، اب مزید جو جتنی بھی آئینی اصلاحات کی پی ٹی آئی اپنا پی ایم ایل این بات کر رہی ہے، ان تمام اصلاحات کے لیے انہیں جو اکثریت درکار ہوگی، یعنی جس طرح عدالتی اصلاحات ہیں یا جس طرح صدر کے اختیارات کم کرنے کا معاملہ ہے، جس طرح لوکل گورنمنٹ کے جو ہے وہ اختیارات کا یا لوکل گورنمنٹ کے معاملات ہیں، یہ جو اصلاحات کی جائیں گی کانسٹیٹیوشن میں، اس کے لیے پی ایم ایل این تنہا کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی پی ایم ایل این اس پوزیشن میں ہے۔ تو یقیناً یہاں پر بھی انہیں ضرورت پڑے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی اے کی، ایم کیو ایم کی اور دیگر جماعتوں کی، تاکہ یہ اصلاحات ختم ہو سکیں، یعنی اصلاحات لائی جا سکیں۔ تو ادروائز یہ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ باتیں ایسی باتیں ہیں، بس یہ باتیں ہی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب ہم آتے ہیں پی ایم ایل این۔ پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ پنجاب ہمارا ہے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب سے ہم کلین سویپ کریں گے۔ اچھی بات ہے، لیکن آج پی ایم ایل این کے ایک رہنما کو جوتا پڑا ہے۔ جی ناظرین، جوتا پڑا ہے حمزہ شہباز کو، اور یہ انتخابی مہم کے سلسلے میں کہیں نکلے ہوئے تھے ریلی میں، اور پھر وہاں انہیں جوتا پھینکا گیا۔ اس وقت ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہے، وہ جوتا ان کے بازو پر لگا، اور پھر جس نے جوتا پھینکا اس کو یوتھیا سمجھ کر یا یوتھیا کہہ کر اس کے ساتھ بہت تشدد اس پر کیا گیا، اس کو بہت مار پیٹ کی گئی۔ لیکن یعنی انتخابی مہم کے حوالے سے جوتا پھینکنے کا جو یہ پہلا نتیجہ ہے، یعنی پہلا نتیجہ سرکاری اور حتمی نتیجہ، آفیشل جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جوتے برسنا شروع ہو گئے۔ اب یقیناً موسم بدلے گا تو پتہ نہیں پھر کہاں تک پہنچے گی بات، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے۔ مطلب امریکہ میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، جوتے پڑ چکے ہیں لوگوں کو، اور پاکستان میں بھی پہلے ہو چکا ہے۔ پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کے منہ پر سیاہی تک پودی گئی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے عمران خان کی مہربانی سے ان کو کپڑے پھاڑ کے ننگا کیا گیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہتے تھے کہ جو بھی ہماری مخالفت کرے گا کوئی ان سے ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں لے گا، ان کی شادی میں ان کی غمی میں نہیں جائے گا۔ تو یہ وہ نتیجے ہیں جو نکلنا شروع ہو گئے۔ بہرحال حمزہ شہباز کو جو جوتا پڑا ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اس روایت کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے، اور اس روایت کو معاملے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور سیاستدانوں
یا جو بڑی مین اسٹریم کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ان کی مین ریسپانسبلٹی ہے، یہ ان کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے لہجوں کو، الزامات کو اس نہج تک نہ لے جائیں کہ کل جب پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں تو نظر بھی نہ ملا سکے. خیر نظر ملانے کی تو بات بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہ نظر ملانے کے لیے شرم و حیا چاہیے. مزید میں کچھ نہیں کہتا، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں تو نظر ملانے جیسے بھی رہ جائیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی. تو بہرحال ناظرین، یہ کچھ انفارمیشن تھی، میں نے سوچا کہ صبح صبح آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ باخبر رہیں اور میرے چینل کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.